2 महीने पहले शालिनी की सगाई गौतम से होती है। सगाई के बाद एक दिन गौतम ने शालिनी को फ़ोन किया। गौतम: हेलो शालिनी, 2 महीने बाद हमारी शादी होने वाली है। मैं सोच रहा था कि शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लें। इसके लिए हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है। शालिनी: लेकिन गौतम, मामी कहती हैं कि शादी से पहले लड़का लड़की को एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, इससे शादी टूटने का खतरा रहता है। गौतम: शालिनी, तुम्हें मामा मम्मी से कुछ कहने की ज़रूरत ही क्या है। देखो, अब तो हमारी शादी होने वाली है, क्या तुम्हारा मुझसे मिलने का दिल नहीं करता। शालिनी: करता तो है। गौतम: तो फिर कैसा डर। शालिनी: लेकिन मैं घर से कैसे निकलूंगी। गौतम: तुम्हारी कोई सहेली नहीं है क्या। शालिनी: एक ही सहेली है, सोनल। गौतम: तो मामी से कह दो कि तुम सोनल से मिलने उसके घर जा रही हो और मेरे पास आ जाओ। हम कहीं बाहर बैठकर कॉफ़ी पियेंगे। शालिनी: लेकिन हम बाहर किसी ने देख लिया तो। गौतम: ठीक है, मेरा एक दोस्त है विपिन, मैं उससे बात करता हूँ, वो अकेला रहता है, हम उसके कमरे में चलेंगे। शालिनी: ठीक है। शालिनी सहेली से मिलने का बहाना बनाकर गौतम से मिलने उसके दोस्त विपिन के कमरे पर जाती है। दोनों वहाँ चाय पीते हैं और बातें करते हैं। गौतम बातों बातों में शालिनी के हाथों पर हाथ रख देता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। गौतम शालिनी को उठाकर बिस्तर पर ले जाता है और उसे किस करने लगता है। वो शालिनी को हर जगह से छूकर महसूस करता है। धीरे धीरे गौतम अपना हाथ उसके शरीर पर घुमाने लगता है, जिससे शालिनी को थोड़ा असहज महसूस होता है। वो गौतम से कहती है: गौतम, अभी शादी से पहले ये सब ठीक नहीं, मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। गौतम: शालिनी, मैं हूँ ना, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना सब संभालने के लिए। अभी तुम बस इस पल का, इस प्यार का मजा लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये बोलकर गौतम सब कपड़े अलग कर देता है और शालिनी पर टूट पड़ता है। शालिनी शर्म से अपना चेहरा हाथों से छुपा लेती है, मगर गौतम उसका हाथ हटाकर उसे बेतहाशा किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद गौतम शालिनी को अपनी बातों में उलझाकर जोरदार झटका मारता है, जिससे शालिनी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो एक चीख के साथ गौतम को गुस्से से देख रही होती है। गौतम अपना कान पकड़ता है और एक आंख मार देता है। शालिनी चुप हो जाती है और अब गौतम बिना रुके शालिनी से प्यार करने लगता है। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं, दोनों की सांसें तेज होती हैं और वो दोनों ही पसीने से भीगे होते हैं। दोनों उठते हैं और उठते ही गौतम शालिनी को कस के गले लगा लेता है। कुछ देर बाद दोनों बाहर निकलकर अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। अब दोनों अक्सर मिलने लगते हैं। गौतम का प्यार पाकर शालिनी दुनिया को भूलने लगी थी। 2 महीने कैसे बीत जाते हैं दोनों में से किसी को नहीं पता चलता। 2 महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है। दुल्हन की विदाई कराकर गौतम उसे घर ले आता है। तभी गौतम की बुआ जी अपने घर जाने की जिद करने लगती हैं। लेकिन रीता, गौतम की माँ: अभी तो आपने भतीजे की रिसेप्शन पार्टी बाकी है, पार्टी तक तो रुक जाती। नहीं भाभी, आपको तो पता ही है, घर पर मेरे ससुर जी अकेले हैं, वो खुद से कोई काम नहीं कर पाते। गौतम: बुआ आप रुको, मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। बुआ: नहीं गौतम बेटे, अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम घर पर आराम करो। गौतम: नहीं बुआ, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। गौतम बुआ को गाड़ी पर बिठाता है और उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने जाता है, लेकिन रास्ते में गौतम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। बुआ बुरी तरह से घायल हो जाती है, वो आईसीयू में भर्ती है और गौतम की मौत हो जाती है। एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि गौतम का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था और वो गाड़ी के बाहर गिर पड़ा था। इधर शालिनी ससुराल में सुहागरात की सेज पर धस सच धर कर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी और उधर गौतम की लाश घर आती है। ये देखकर शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शालिनी: ये क्या हो गया। हे भगवान, तुझसे मेरी खुशियाँ नहीं देखी गई, इनकी जगह मुझे उठा लिया होता। शादी वाला घर कुछ ही देर में मातम वाला घर बन जाता है। पूरे घर में जहाँ शादी का माहौल था, हंसी मजाक था, वहाँ अब रोना शुरू हो गया। शालिनी विधवा हो जाती है। वो फूट फूट कर रो रही थी, रोते रोते उल्टियाँ करने लगती है। रीता अपनी बेटी नीलू से कहती है कि शालिनी का ध्यान रखे। रीता: नीलू बेटी, शालिनी बहू को अंदर ले जा, उसका हाथ मुंह धुलाकर बिस्तर पर लेटा दे। नीलू शालिनी को घर के अंदर ले जाती है, उसका हाथ मुंह धुलाती है, लेकिन शालिनी लगातार उल्टियाँ कर रही थी। नीलू: माँ, भाभी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। गौतम के पिता: नीलू बेटी, तू चिंता मत कर, मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है, डॉक्टर अभी आता ही होगा। थोड़ी देर में डॉक्टर आता है और शालिनी का चेकअप करता है। डॉक्टर: आपकी बहू माँ बनने वाली है। रीता: क्या, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर: हाँ, ये 1 महीने से प्रेग्नेंट है। शालिनी की प्रेगनेंसी की खबर देकर डॉक्टर तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद शालिनी पर दुख जैसे घने बादल की तरह बरसने लगते हैं। रीता: कल मुही, अभी तो तेरी सुहागरात भी नहीं हुई थी और तू गर्भवती हो गई, सच सच बता, किसका बच्चा है ये। शालिनी रोते हुए कहती है: माँ जी, ये बच्चा गौतम का ही है। रीता: अपना पाप मेरे बेटे के सर पर मढ़ना चाहती है, आते ही मेरे बेटे को खा गई, अब हमारे सर पर कलंक लगाना चाहती है। शालिनी: नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं और गौतम सबसे छिप छिप कर विपिन के कमरे पर मिलते थे। रीता: मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। शालिनी बहू: अच्छा यही होगा कि तू अपना पाप लेकर यहाँ से निकल जा।
गौतम के पिता, रुक जाओ रीता, गौतम के अंतिम संस्कार तक इसे यहीं रुकना होगा। उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है। गौतम का अंतिम संस्कार किया जाता है और शालिनी विधवा के रूप में आ जाती है। शालिनी गौतम की तस्वीर लेकर रो रही है। शालिनी, ये क्या हो गया? आपकी जगह मैं क्यों नहीं मर गई? अब मेरा क्या होगा? हमारे बच्चे का क्या होगा? कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। शालिनी को इस हाल में गौतम की तस्वीर से बातें करते हुए उसके ससुर देख लेते हैं। वीरेंद्र, कहीं शालिनी सच तो नहीं कह रही है? मुझे पता लगाना होगा। दूसरे दिन वीरेंद्र अपने बेटे गौतम के दोस्त विपिन को फ़ोन करते हैं। वीरेंद्र, विपिन बेटे, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विपिन, जी अंकल, क्या बात है? वीरेंद्र, क्या ये सच है कि शादी से पहले शालिनी और गौतम छिप छिप कर तुम्हारे कमरे में मिला करते थे? विपिन, जी अंकल, ये बात सच है। हालांकि ये बात गौतम ने मुझे किसी से बताने के लिए मना किया था, क्योंकि शालिनी अपनी मामी से बहुत डरती है, लेकिन अब इस बात को छुपाने का कोई मतलब नहीं है। वीरेंद्र, ठीक है बेटे। वीरेंद्र फ़ोन रख देता है। वीरेंद्र, इसका मतलब शालिनी सच कह रही है, लेकिन फिर भी इस बात का क्या सबूत है कि शालिनी के पेट में पल रहा बच्चा गौतम का ही है? वीरेंद्र असमंजस की हालत में थे, लेकिन फिर भी उन्हें शालिनी से सहानुभूति हो गई थी। गौतम के अंतिम संस्कार खत्म होते ही रीता शालिनी के मामा को फ़ोन करती है और उन्हें सारी बात बताती है। रीता, भाई साहब, आप आकर अपनी भांजी को ले जाइए। शालिनी के मामा, रीता जी, शालिनी अब आपकी बहू है, हमने उसकी शादी कर दी, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, हम कब तक उसका बोझ उठाएंगे? रीता, तो हम क्या करें? हम उस चरित्रहीन औरत और उसके नाजायज़ बच्चे का बोझ क्यों उठाएं? शालिनी के मामा जी फ़ोन काट देते हैं। रीता गुस्से में शालिनी के कमरे में जाती है और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए कमरे से बाहर लाती है। रीता, अभी मेरे घर से निकल। शालिनी, माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं और मेरा बच्चा, हम दोनों भूखे मर जाएंगे। रीता, तो मर जा, लेकिन मेरे घर से निकल जा। वीरेंद्र, रीता, ये तुम क्या कर रही हो? शालिनी बहू प्रेग्नेंट है, कहीं उसके बच्चे को कुछ हो गया तो? रीता, तो हो जाए, कौन सा हमारे खानदान का चिराग है? वीरेंद्र, हो सकता है शालिनी बहू सच बोल रही हो, ये बच्चा हमारे ही पोता हो। रीता, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारा गौतम ऐसा कभी नहीं कर सकता। वीरेंद्र, देखो रीता, मैंने गौतम के दोस्त विपिन से पूछा था, गौतम और शालिनी उसके कमरे पर अक्सर मिलने जाया करते थे। रीता, तो आप क्या चाहते हैं, मैं शालिनी और उसके बच्चे को अपना लूँ? वीरेंद्र, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि शालिनी की डिलीवरी तक इसे यहीं रहने दो। रीता, आप इसे सर पर चढ़ा कर रखिए। रीता वहाँ से चली जाती है। शालिनी, पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र, शालिनी बहू, मैं सब जान गया हूँ, लेकिन तेरी सास और आस पड़ोस के लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल है। तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं बाजार जाकर तेरे लिए फल लाता हूँ। वीरेंद्र शालिनी का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन रीता शालिनी पर रोज़ नए नए जुल्म करती। शालिनी, बहुत भूख लगी है, दिन के 12 बज गए हैं, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, लगता है आज खाना नहीं बना। शालिनी रसोई में जाती है तो देखती है कि खाने के सारे बर्तनों में बहुत थोड़ा थोड़ा खाना बचा था। शालिनी, इसका मतलब खाना बना था, लेकिन मेरे लिए नहीं बचा। शालिनी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में नीलू खाना लेकर उसके कमरे में आती है। नीलू, भाभी, पिताजी ने आपके लिए खाना भिजवाया है। शालिनी, पिताजी को मेरा धन्यवाद कहना नीलू। शालिनी भरपेट खाना खाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। 9 महीने के बाद शालिनी एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। बच्चे की शक्ल हूबहू गौतम जैसी थी। वीरेंद्र, देखो तो रीता, हमारा गौतम भी बचपन में ऐसा ही दिखता था ना? रीता, आपको तो दिमाग खराब हो गया है, बहुत हो गया, आप इस कुलमोही को घर से बाहर निकालिए। रीता शालिनी और उसके बच्चे को घर से निकाल देती है। शालिनी बच्चे को लेकर बाहर खड़ी रो रही होती है कि तभी वहाँ गौतम आ जाता है। शालिनी की गोद में बच्चे को देखकर गौतम बहुत खुश होता है। गौतम, शालिनी, ये बच्चा हमारा है। शालिनी गौतम को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है, हाँ, ये बच्चा हमारा है, लेकिन आप कहाँ चले गए थे? गौतम, घबराओ मत शालिनी, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। रीता आवाज़ सुनकर बाहर आती है और चिल्लाते हुए, गौतम बेटे, तू तू जिंदा है क्या? और रोते हुए गौतम को गले लगाते हुए, तो फिर जिसका जिसका हमने अंतिम संस्कार किया वो कौन था? गौतम अपनी माँ को शांत करवाते हुए, माँ, उस दिन 2 एक्सीडेंट हुए थे। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं गाड़ी से बाहर निकला मदद मांगने के लिए, और सर पर लगी चोट के कारण मुझे चक्कर आ गया, और जब तक मैं खुद को संभालता तब तक मेरा पैर फिसला और मैं खाई में गिर गया था। वहाँ से आदिवासी मुझे उठाकर अपने इलाके में ले गए। वे कई महीनों तक मेरा देसी इलाज करते रहे। आप लोगों ने जिसका अंतिम संस्कार किया वो कोई और होगा। वीरेंद्र, हाँ बेटा, उस लड़के का चेहरा बहुत बिगड़ गया था और हम भी कुछ समझ नहीं पाए और उस लड़के का अंतिम संस्कार कर दिया। न जाने किसका बेटा था, हम बाद में उसके घर वालों को ढूंढ कर सब बता देंगे। गौतम, मैं भी अब ठीक हो गया हूँ, इसलिए अपने घर आ गया। ये बच्चा मेरा ही है। मैं और शालिनी शादी से पहले विपिन के कमरे में मिला करते थे। वीरेंद्र, रीता, मैं कहता था कि शालिनी सच कह रही है। रीता, शालिनी बहू, मुझे माफ़ कर दे, उससे गलती हो गई।
शालिनी, नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए, अपने पोते को आशीर्वाद दीजिए। रीता, ला इसे मुझे दे। रीता अपने पोते को गोद में लेकर प्यार करने लगती है। गौतम के आने के बाद से शालिनी की ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ जाती हैं।